सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स सतत पोषणीय विकास, यानी डेवलपमेंट मस्ट कंपल्सरी फॉर ह्यूमन लाइफ बट इट इज मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशन। मतलब डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन ये फ्यूचर जनरेशन के लिए अति आवश्यक है। यानी आप यदि कोई भी विकास कार्य करवा रहे हैं या इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना पड़ेगा। यदि आप विवेकपूर्ण तरीके से नहीं करोगे तो संसाधनों का हरासमेंट होगा, डिप्लेशन होगा, देन रिसोर्सेज कैन बी डिप्लीट फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, यानी हमारे एनवायरनमेंट से ये रिसोर्सेज जा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है सतत पोषणीय विकास, यानी धीरे धीरे इस्तेमाल करना है। जैसे गांधी जी ने भी बोला था कि संसाधन अपने पास बहुत है, पेट भरने के लिए हमारे पास भोजन है, लेकिन लालच के लिए नहीं। यानी लालच यदि करोगे तो हमारे इस एनवायरनमेंट से संसाधन पूरे गायब हो जाएंगे और हम संसाधन विहीन हो जाएंगे। हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और मानव सभ्यता और एनवायरनमेंट पूरा खतरे में पड़ जाएगा। इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहले हम परिभाषा ले लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड बी टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट, यानी आपको एनवायरनमेंट को डैमेज किए बगैर, यानी एनवायरनमेंट में किसी प्रकार का नुकसान किए बगैर डेवलपमेंट करना है। और आपको इसमें आवश्यकता टू नीड रिक्वायर फॉर फ्यूचर जनरेशन, यानी भविष्य में जो जनरेशन है उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आपको डेवलपमेंट करना है, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे सोशल हो, चाहे कल्चरल हो, लेकिन भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में जरूर रखना है। इसलिए इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, सतत पोषणीय विकास। इसके लिए इंटरनेशनल स्तर पर काफी प्रयास किए गए। सबसे पहले 1992 के अंदर ब्राजील में रियो डी जेनेरो शहर में 1992 में सब अर्थ श्वेत हुई थी पृथ्वी सम्मेलन, जिसमें तकरीबन 100 स्टेट्स ने हेड्स ने भाग लिया था। वो उस पर ये डिस्कस हुआ था, यानी मानव सभ्यता के लिए डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन उसको सस्टेनेबल बनाना है। यानी जैसे आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आप छोटा सा उदाहरण लें, आप बाइक लेके जा रहे हैं, यदि आप कहीं रुक रहे हैं, कहीं थोड़ा सा काम है, तो बाइक को उसी टाइम बंद करें। ये नहीं सोचना है कि हमारे पास तो खर्चा बहुत है, हम इस पेट्रोल को जलाते रहेंगे, लेकिन पैसे के बदौलत भी आपको कोई चीज नहीं मिलेगी, ऐसा समय आ सकता है। तो ये जितने भी पेट्रोलियम डीजल पदार्थ है, ये सारे हमारे एनवायरनमेंट से गायब हो जाएंगे, ये हम उसको खत्म कर देंगे, क्योंकि इनका प्रोसेस है वो बहुत ही बनने का जो धीरा प्रोसेस है। इसलिए अभी इस समिति में यही किया गया है कि आपको संसाधनों का यूज करना है वो बहुत ही धीमी गति से, और आपको जितनी आवश्यकता है उतना ही प्रयोग करें और अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखें। यही इसके अंदर बताया था। इसके अंदर क्या किया गया है? सबसे पहले म्यूचुअल नीड्स आता है कि जो अपनी साझा आवश्यकताएं, यानी सभी की म्यूचुअल नीड्स क्या है। जैसे आपकी रोड है, इस पर आप सभी जा रहे हैं, अब उसका हम यदि रखरखाव सही ढंग से रखें, उसका इस्तेमाल सही ढंग से करें, तो रोड टूटने का चांस कम रहता है। कहीं से भी उसकी इन्फॉर्मेशन देना, कहीं गड्ढा है तो उसको बनाने के लिए, कार्रवाई के लिए बताते रहना, यानी साझा अपना सभी की जिम्मेदारी एक स्थानीय लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक यदि आप मेंटेन रखोगे तो अपनी कोई भी संसाधन का जो यूज किया है उसका मतलब डैमेज नहीं होगा। तो इसमें म्यूचुअल नीड्स का बताया। इसके बाद में शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी,
शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी प्रत्येक नागरिक की, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करना इस डेवलपमेंट पर। पर्यावरण की डैमेज में कहीं भी आपको कहीं भी फॉल्ट नजर आता है तो प्रत्येक आदमी को इसके बारे में जिम्मेदारी तय करना। ये अपने देशों के बारे में, यानी 100 देशों ने जब इकट्ठा होकर के समिट की थी, उसमें निश्चित किया था कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के स्तर पर लेना है, देश में अपने प्रशासन पर लेना है, अपने नागरिकों को इस प्रकार से रूल और रेगुलेशन बनाना है ताकि जितने भी संसाधन हैं उनका हम सही ढंग से इस्तेमाल कर सकें। और ये जो समिट चला था इसमें एक चीज निकल के आई, जैसे आप अपन दही पिलाते हैं ना, उसमें जो मक्खन निकलता है वो मक्खन जब तक नहीं आता, जब तक वो दही या लगभग कुछ अपने पर हाथ नहीं लगता है, जब आप पूरा उसको निचोड़ कर लोगे तो इस समिट के अंदर जो निचोड़ निकला वो निकला है एजेंडा 21। उसके अंदर 21 पॉइंट दिए गए थे। ऑल आर रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट मस्ट कंपल्सरी फॉर ह्यूमन लाइफ बट देयर इज रिक्वायरमेंट द डेवलपमेंट शुड बी टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। ये ध्यान में रखना है। इस पर आधारित एक एजेंडा 21 सबसे पहले 92 में समित, इससे पहले भी कई मायनों में मतलब ये इस पर चर्चा की गई, कई किताबें भी लिखी गई। गांधी जी ने भी इसके बारे में लिखा कि मानव आवश्यकता के लिए हमारे पास तो बहुत कुछ है लेकिन लालच के लिए कुछ नहीं है। इसी पर आधारित इसी पटल पर दूसरे जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने भी आइडिया दिया। यस स्टार्ट। रिसोर्सेज का न्यायिक तरीके से, वैध तरीके से इस्तेमाल करने के लिए देयर शुड बी कंपल्सरी टू प्लानिंग। प्लानिंग का अर्थ है नियोजन। क्या पता है? नियोजन। यदि आप घर के अंदर भी जो संसाधन आप यूज कर रहे हैं इनको यदि हम प्लानिंग से करें, एक लोकल लेवल पर, एक परिवार के स्तर से आगे तक देश, राज्य सरकार है, कंट्री के अंदर है, वर्ल्ड स्तर पर, ये सारा वर्ल्ड स्तर पर बनाया हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने देश का नहीं है, अपने राज्य का नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड स्तर पर है। जैसे अभी आपका कोरोना वायरस बीमारी चल रही है अपने यहाँ पर, अपने पूरी पृथ्वी की ये साझा पूरे देशों की जिम्मेदारी तय की जा रही है, जिसके अंदर WHO जो संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो एडवाइजरी समय समय पर जारी की जा रही, गाइडलाइनें जारी की जा रही है, डॉक्टरों को निर्देश दिए जा रहे हैं, राज्य सरकारों को निर्देश दिए जा रहे हैं, और गवर्नमेंट जो सेंट्रल लेवल की है उनको हर देश की पूरी जिम्मेदारी इस पर चल रहे हैं। यानी इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उनका रोल धीरे धीरे पूरा यानी आता जा रहा है और वो उनको इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट है वो अपना रोल बेखूबी से निभा रहे हैं। और अब सभी देशों के लोग इनको मान भी रहे हैं, सभी सरकारें इनको मान रही है। जैसे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इंटरनेशनल स्तर पर, युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग किया जा रहा है, कौन से प्रोटेक्शन करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। और इसी आवश्यकता, जैसे आपको बताया था कि डेवलपमेंट यदि इसी प्रकार से लालच हो सकता रहा तो हमारे सामने कई प्रकार की इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, यानी कई प्रकार की समस्याएं आ जाएगी, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन परत डिप्लेशन है, ओजोन लेयर के अंदर डिप्लेशन हो जाएगी, छेद हो जाएंगे और सूर्य की पराबैंगनी किरणें अंदर आ जाएगी और विभिन्न प्रकार की हमारे यहाँ पर बीमारियां पैदा हो जाएगी। इसमें वायु प्रदूषण भी शामिल है, जल प्रदूषण भी शामिल है। जैसे फैक्ट्रियों के अंदर केमिकल जितने भी हम उसके नदियों के अंदर बहा देते हैं, नदियों का और समुद्र का पानी पूरा प्रदूषित हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे को प्लानिंग बहुत जरूरी है, यानी संसाधनों का नियोजन, यानी उनका इस्तेमाल विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। अब हम लेते हैं संसाधनों के नियोजन का, यानी आप लेंगे कुछ स्टेट ऐसे हैं, सम स्टेट्स हैव sufficient resources but economically backward.
यानी कुछ स्टेट है वो रिसोर्सेज बहुत है लेकिन इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड है। जैसे आप छत्तीसगढ़ ले लो, एमपी ले लो, आसाम के अंदर भी बहुत से संसाधन है लेकिन वहाँ पर पीने के पानी की समस्या। लेह लद्दाख के अंदर आप ले लो, कल्चरल रूप से बहुत डिफेंसिव है, बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पर कई चीज़ों की अभी भी बहुत लोग पिछड़े हुए हैं। आदिवासी जातियाँ छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, वहाँ पर बहुत संसाधन है। बंगाल के अंदर भी कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ संसाधन नहीं है फिर भी वो इकोनॉमिक रूप से बहुत ही डेवलप है, इकोनॉमिक रूप से बहुत ही डेवलप है। तो इसके लिए आपको रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मतलब किस स्टेट के अंदर कितनी मात्रा में रिसोर्सेज, इसे प्लानिंग के अंदर आ जाता है क्वालिटी एंड क्वांटिटी। यानी किस क्वालिटी का, उसकी गुणवत्ता क्या है रिसोर्सेज की, और कितनी क्वांटिटी के अंदर वह रिसोर्सेज अवेलेबल है, इसका नियोजन करना है, इसका सर्वे करना है, उसकी सूची तैयार करना है, उसका मॉड्यूल तैयार करना है, उसकी मैपिंग तैयार करनी है। उसके लिए इंस्टीट्यूशन तैयार करने हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूशन इसके लिए सर्वे करेगा, कौन सा इंस्टीट्यूशन इसके लिए प्लानिंग करेगा, कितना नियोजन, कितना संसाधनों का अपने को निकालना है, कौन सा। जैसे आप अभी देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की भारी कमी आ रही है, पर आने वाले समय में ये खत्म हो सकते हैं। तो इसके लिए हम दूसरा एनर्जी के विकल्प तलाश रहे हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, उसके अंदर यदि हम अच्छी टेक्निक यूज करेंगे तो हमारे पास अपार सौर ऊर्जा के भंडार हो सकते हैं, पवन ऊर्जा के हो सकते हैं, और आप भी जो जैसे ज्वार ऊर्जा से जो समुद्र के टाइडल एनर्जी है वो, और भूगर्भ भी हो सकती है, यानी जमीन के अंदर से गर्मी से एनर्जी बना करके, यानी और एटॉमिक एनर्जी भी इसके अंदर आती है। एटॉमिक एनर्जी यूरेनियम 230 से हम बना सकते हैं। तो प्लानिंग के अंदर पूरा ये आ जाता है कि किस कहाँ पर कितने हैं, उनको किस प्रकार से निकालना है, उसके लिए क्या योजना बनानी है, क्या गवर्नमेंट इसके लिए प्लानिंग बनाएगी। सबसे पहले आपने 1951 में वो पंचवर्षीय योजना बनाई थी, उसके अंदर टारगेट किया जाता है कि कौन कौन से रिसोर्सेज, कौन कौन से क्षेत्र के अंदर हमारे को इतना बजट खर्च करना है, उस पर ये प्लानिंग करनी है, उस पर ये रिसर्च करना है, और उसका रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है। तो प्लानिंग बहुत ही जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ द रिसोर्सेज ये बता दिया था। अब आपको ये बताना है कि कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जो इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड है लेकिन वहाँ पर सफिशिएंट रिसोर्सेज है। जैसे अपन करेंगे, जैसे मैंने उदाहरण दिया है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, etc।